नमस्कार दोस्तों। भारत में अब तक कई आतंकवादी हमले हुए, लेकिन अगर सबसे ज्यादा जानें किसी हमले में गई तो वह था 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुआ आतंकवादी हमला। जो पाकिस्तानी हैंडलर पाकिस्तान में बैठकर इस पूरे हमले को ऑपरेट कर रहा था, जो पाकिस्तानी फौज में एक ऑफिसर भी रहा, अगर मैं आपसे कहूं कि उसे पाकिस्तान ने ही खत्म कर दिया तो शायद आप में से बहुत लोग इस बात का यकीन ना करें। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य और राहु का संबंध बन जाए और यह संबंध 8वें भाव में भी हो, तो फिर कई बार आप सरकार के खिलाफ साजिश कर सकते हैं और सरकार भी आपके खिलाफ साजिश कर सकती है। ज्योतिष के इस योग की बात फिर कभी, लेकिन फिलहाल बात करते हैं उस जंगजू लड़ाके की जिसको भारत, अमेरिका और पाकिस्तान ने एक साथ मिलकर टारगेट किया। उस जिहादी मास्टरमाइंड का नाम था इलियास कश्मीरी उर्फ मेजर इकबाल, जिसका रोल धुरंधर मूवी में अर्जुन रामपाल ने निभाया है। हालांकि मूवी में इसके बारे में पूरी तरह नहीं बताया गया, ना बताया जा सकता, क्योंकि इसकी लाइफ अपने आप में एक अलग ही चैप्टर है। और यह काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत, यूएसए और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां एक साथ एक व्यक्ति के पीछे पड़ी। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई, जानते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। इसका जन्म 1964 में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुआ था, इसीलिए इसके नाम में कश्मीरी लगता है। बाद में इसने पाक फौज के लिए अप्लाई किया। पाक फौज में दाखिल होने के कुछ समय बाद यह वहां की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी का हिस्सा बना। दोस्तों, जैसे भारत की आर्मी में स्पेशल फोर्सेस होती हैं, जो यहाँ की बेस्ट फोर्सेस होती हैं, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, वहां कमांडो तैयार किए जाते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में एसएसजी है। तो चूंकि ये जो था, ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तेज था, टैलेंटेड था, तो ये एसएसजी में भी सबसे अच्छा परफॉर्म करने लगा। लेकिन इसके करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब अफगानियों और सोवियत यूनियन के बीच जंग छिड़ गई। ये जंग वैसे रूस और अफगान के बीच थी, लेकिन इसमें एंट्री ली सीआईए यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने, क्योंकि वे चाहते थे कि रूस को तोड़ दिया जाए। और अमेरिका के इशारे पर ही पूरे आतंकी नेटवर्क तैयार किए गए, मुजाहिदीन तैयार किए गए। इसमें आईएसआई की सहायता ली गई और आईएसआई की मदद से ही यहाँ पर पाक फौज के जो कमांडोज थे वो आए, जिनमें से एक इलियास कश्मीरी भी था। दोस्तों, रूस आज भी एक महाशक्ति है और तब भी एक महाशक्ति था। लेकिन ये जो लड़ाई हुई, ये सीधी लड़ाई नहीं थी। ये अफगानिस्तान की पहाड़ियों में हुई गोरिल्ला वॉरफेयर थी। और इस गोरिल्ला युद्ध में चूंकि अफगानी वहां के लोकल लोग थे, वो पहाड़ी क्षेत्र से बखूबी वाकिफ थे और उनको अमेरिका ने अपनी उस वक्त की सबसे खास मिसाइल्स मुहैया करवाई थी। हालांकि रूस भी एक महाशक्ति था, इसलिए ये युद्ध 1979 से 1989 तक खिंचा। इस युद्ध में अरब देशों का भी इन्वॉल्वमेंट था। ओसामा बिन लादेन जैसे दुर्दांत आतंकवादी का उदय भी इसी युद्ध से हुआ था। इस सब के चलते ही अंततः रूस को पीछे हटना पड़ा, और न केवल रूस पीछे हटा बल्कि आर्थिक और रणनीतिक रूप से कमजोर हुआ। और इस युद्ध के कुछ 1-2 साल बाद उसके कई टुकड़े भी हुए। हालांकि रूस ने अपने आप को बाद में फिर खड़ा किया, लेकिन यह युद्ध उसकी बड़ी रणनीतिक हार बन के सामने आया। इस युद्ध के बाद इन जिहादी मुजाहिदीनों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए थे और आगे चलकर इन्होंने अमेरिका जैसी उस महाशक्ति को ही टारगेट कर दिया जिसने एक जमाने में इन्हें पाला पोसा था। तो इस अफगान रूस युद्ध में इलियास कश्मीरी की बहुत अहम भूमिका थी। उसने अफगान पाक लड़ाकों को हथियारों की ट्रेनिंग दी, उन्हें लड़ना सिखाया, गुरिल्ला वॉरफेयर इन लोगों ने मिलकर किया। और पाकिस्तान में भी उसका कद बहुत बढ़ गया था, आईएसआई में भी, पाक फौज में भी। और जब 89 में ये युद्ध समाप्त हुआ, रूस पीछे हटा, तो वहां तालिबान का उदय हुआ अफगानिस्तान में। और ये सारे के सारे आंखों के तारे बन गए पाकिस्तान के जितने भी मुजाहिदीन थे। और पाकिस्तान ने कहा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, और इन सब को अफगानिस्तान के बाद कश्मीर में डिप्लॉय कर दिया। और आप देखेंगे कि जैसे ही अफगान युद्ध समाप्त हुआ 89 में
और 1990 से ही आप देखेंगे कश्मीर में आतंकवाद एकदम बढ़ गया। इसी दशक से कश्मीर से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया था। आप देखेंगे वहां बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट आए थे जो अफगानी थे, अफगानी लड़ाके थे, उनके नाम में भी अफगानी लगता था, जैसे एक था सज्जाद अफगानी। तो इस तरीके से पूरी की पूरी खेप जो थी आतंकवादियों की कश्मीर में आ गई। अफगान युद्ध में अमेरिका ने जो कॉकटेल बनाया था मुजाहिदीनों का, मौलवियों का और इन सब लड़ाकों का, ये एक ऐसी खिचड़ी थी जो बहुत खतरनाक थी। इनके मन में जिहाद जो था घर कर चुका था, इन्हें कहीं ना कहीं लड़ना ही था। तो जब ये लोग आए, एक नेटवर्क के साथ आए, तो इनमें कई आतंकी संगठन बने। तो उन्हीं में से एक सरगना था मौलाना अजहर मसूद, जिसके संगठन का नाम है जैश ए मोहम्मद, जो आज भी बहुत एक्टिव है। तो अजहर मसूद तब एक बार भारत आया था रेकी करने के लिए। यह अयोध्या भी गया था, तब जो ढांचा था वहां आया और फूट फूट कर रोया था। ये देवबंद गया था, देवबंद में इनका जो मदरसा है, बड़ा एक संगठन है, तो वहां पर भी ये गया, लेकिन ये इसी बीच में धरा गया। इसको पकड़ लिया था हमारी एजेंसीज ने, और जब इसको पकड़ लिया, चूंकि अजहर मसूद जो था वो एक मौलाना था, उसको एक ये मजहबी जो लीडर था बड़ा, इसको बहुत मानते थे, ये सारे आतंकवादी बहुत मानते थे, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आज भी करते हैं। तो इन लोगों को बड़ा दुख हुआ कि हमारा जो मौलाना है वो पकड़ा गया है। तो फिर इलियास कश्मीरी ने खुद उसको छुड़ाने की उसका बीड़ा उठाया, और इसका एक दोस्त था उमर शेख। इन दोनों ने मिलकर एक मिशन बनाया, उसका नाम था अल हदीद। अल हदीद में इनका क्या प्लान था कि ये कुछ विदेशी टूरिस्ट को भारत में किडनैप करेंगे। खुद इलियास कश्मीरी भारत आया था उमर शेख के साथ, और इन्होंने अपने प्लान को प्रोसीड भी किया, उस पर काम भी किया। इन्होंने 4 विदेशी पर्यटकों को बंधक बना के यूपी के सहारनपुर में ले गए थे। उनमें से एक अमेरिकी टूरिस्ट भी था, और इनको लगा था कि विदेशी दबाव भी आएगा और फिर अजहर मसूद को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आप हमारी एजेंसीज की एक कामयाबी देखिए, या उनका काम करने का एक अच्छा तरीका देखिए। उन्होंने एक ऑपरेशन मिलके, जॉइंट ऑपरेशन किया था, सभी ने, आईबी ने और पुलिस ने, एटीएस ने मिलके, और इनको सहारनपुर में धर लिया। ये कुछ भी खून खराबा नहीं कर पाए। उमर शेख तो पकड़ा गया, लेकिन ये, इसकी किस्मत अच्छी थी इलियास कश्मीरी की, ये चकमा देकर भाग गया। और ये अपने कुछ यहाँ लोकल नेटवर्क्स का फायदा उठाकर, उस जमाने में इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था इंडिया के अंदर, बहुत सारे यहाँ भी सिमी जैसे कई संगठन थे, इंडियन मुजाहिदीन था, तो इन लोगों के कुछ नेटवर्क्स थे। वो किसी भी तरह से वापस से पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में इसका जबरदस्त स्वागत किया गया, जैसे ये कोई जंग जीत के आया हो, हालांकि बड़ी मुश्किल से बच के आया था। 90 के दशक में ही एक और बार ये बिल्कुल सक्सेसफुली पकड़ा गया था। इसको क्या है, ये एलओसी क्रॉस करके कश्मीर में ही इस तरफ आया अपने एक और साथी नूरुल्लाह के साथ, और हमें हमारी एजेंसीज को खबर लग गई कि 2 संदिग्ध लोग हैं, वो एलओसी के इस तरफ इंडिया में घूम रहे हैं। और जब उनको देखा गया, उनको पकड़ा गया और उनकी जांच की गई, तो समझ गई एजेंसीज और जो हमारे यहाँ की लोकल आर्मी थी, वो ये समझ गए कि ये वही लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, और इनको जो है बंद कर दिया गया कश्मीर में। लेकिन ये एक दुर्भाग्य था कि वहाँ उस समय कुछ कश्मीर पुलिस में ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के हमदर्द थे। 2 साल तो इलियास कश्मीरी कश्मीर में बंद रहा जेल में, लेकिन 2 साल बाद ये वहाँ किसी लोकल पुलिस वालों की मदद से, एक बहुत बड़ी विफलता थी, फेलियर था, क्योंकि आगे जाके ये कितना घातक सिद्ध हुआ ये सब जानते हैं, ना केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए। लेकिन 2 साल बाद ये चकमा देकर वहां से कुछ मिली भगत से भाग के वापस से पाकिस्तान चला गया। तो 90 के दशक में इसकी लाइफ में ये 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। अब आया साल 2000, जिस साल इस इलियास कश्मीरी का सबसे क्रूर चेहरा, जिहादी चेहरा दुनिया के सामने आया। दोस्तों, कश्मीर में 17 मराठा टुकड़ी तैनात थी, एक ऐसी पोस्ट पर जो 3 तरफ से घिरी हुई थी पाकिस्तानियों से, और इन लोगों ने, इलियास कश्मीरी और इसकी टीम ने, 25 लोगों ने अटैक किया। वहां पर 7 भारतीय सैनिक फंस गए। सैनिकों ने अपने सीनियर्स को सूचना दी और फोर्स की मांग की, लेकिन वक्त पर मदद नहीं आ पाई, जिसके चलते हमारे सभी जवान मारे गए। उन्हीं में से एक जवान थे महाराष्ट्र के भाऊ साहेब तालेकर। इसने उन्हें गोली मारने के बाद उनके सिर को काट के
पीओके में ले गया और वहां के लोगों में उसको एक ट्रॉफी की तरह पेश किया और वहां के अखबारों में अपनी फोटो छपवाई, प्रकाशित हुई वो फोटो, और इसको वहां के लोगों ने एक हीरो की तरह सलामी दी। अब यहीं नहीं रुका ये इलियास कश्मीरी, ये इस्लामाबाद भी गया उस सिर को लेकर और परवेज मुशर्रफ के सामने उस सिर को रखा। ये डायलॉग इस धुरंधर 2 में भी बोला है उसने ट्रेलर में कि मुशर्रफ की टेबल पर मैंने हिंदुस्तानी काफिर का सिर रखा था। तो ऐसा वाकई हुआ था और मुशर्रफ ने भी उसे इसके बदले 1 लाख रुपए का इनाम दिया था। तो लेकिन उसकी योजना तो ये भी थी कि वो इस्लामाबाद में इसको पूरा एक जुलूस निकाले सर के साथ, लेकिन आईएसआई ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय रूप से इसका पाकिस्तान की इमेज पर बहुत खराब असर पड़ता। सच तो ये है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अमेरिका जैसी महाशक्ति को भारत में होने वाले इन पाक समर्थित आतंकवादी हमलों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये जो इलियास कश्मीरी है, ये पाकिस्तान की आंखों का तारा बना हुआ था। जैसा कि मैंने कहा कि परवेज मुशर्रफ हो चाहे मुल्ला मौलवी हो, सबका ये फेवरेट बन चुका था। आम जनता में भी ये एक हीरो की तरह एस्टेब्लिश हो चुका था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस परवेज मुशर्रफ ने इसको इनाम दिया, जिस पाकिस्तानी फौज में ये ट्रेनिंग पाया, जिन मुल्ला मौलवियों ने इसको सर आंखों पर रखा, और वही इलियास कश्मीरी पाकिस्तान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर जनरल परवेज मुशर्रफ की जान का दुश्मन बन गया। और ये टर्निंग पॉइंट आया 2001 के बाद, क्योंकि 2001 में जिहादी आतंकवादियों ने अमेरिका के ट्विन टावर्स और पेंटागन पर ऐसे हवाई हमले किए जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। और तब जाकर अमेरिका की आंखें खुली, क्योंकि उन आतंकवादियों के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए थे। जॉर्ज बुश उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे और पाकिस्तानी मामलों को एक अमेरिकी डिप्लोमेट रिचर्ड आर्मिटेज देख रहे थे। तो रिचर्ड ने तब मुशर्रफ को सीधी चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने इन आतंकवादियों पर नकेल नहीं कसी तो फिर पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद मुशर्रफ ने वही किया जो अमेरिका ने कहा था। उन्होंने इन सभी आतंकवादियों पर लगाम लगानी शुरू कर दी। अब उस समय इलियास कश्मीरी इस धर्म संकट में पड़ गया कि मुझे पाकिस्तानी पूरी फौज को, क्योंकि फौज के शासन में था पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी पूरी फौज को टारगेट करना है या फिर व्यक्ति विशेष यानी परवेज मुशर्रफ को। तो स्वाभाविक है उसने परवेज मुशर्रफ को टारगेट किया। यह मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तानी फौज है ये दुनिया की सबसे भ्रष्ट फौज है। इनको ना तो दीन से कोई मतलब है, ना ही इन्हें किसी भी प्रकार की इंसानियत से कोई मतलब है। इनको मतलब है पैसों से। ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और इन सब अनपढ़ जाहिलों को ये जिहाद का चूर्ण चटा देते हैं। उन्हीं में से एक इलियास कश्मीरी भी था और कई मुल्ला मौलवी थे। वो 2001 से लेके 2003 तक तो इस डिलेमा में रहे कि हमें क्या करना है। लेकिन जैसे ही उनको क्लियर हो गया कि मुशर्रफ जो है इसी को टारगेट करना आसान है क्योंकि पूरी फौज से ये कैसे लड़ेंगे, तो इन्होंने क्या किया, इलियास कश्मीरी ने खासकर, क्योंकि ये बहुत ही खूंखार और दिमाग से भी बहुत तेज दहशतगर्द बन चुका था। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसने अपना खुद का ही एक आतंकवादी संगठन बना लिया था जिसका नाम था हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, और इसमें इसने अपनी एक खास ब्रिगेड बनाई थी जिसका नाम था 330। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी अलकायदा से सीधे सीधे जुड़ा हुआ था। यह बिन लादेन का भी खास था इलियास कश्मीरी, और हुजी ने भारत में कई गंभीर हमले करवाए थे। इसने 2006 में वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जर्मन बेकरी पुणे में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, दिल्ली में 2005 में सीरियल बम ब्लास्ट इसने दिवाली के ठीक पहले करवाए थे। इसके साथ ही इसने हैदराबाद की एक मस्जिद में भी बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। लेकिन अब इसका निशाना भारत नहीं, पाकिस्तान का ही सुप्रीम लीडर परवेज मुशर्रफ था। और 2003 में इसने वो प्रयास किया जिसके कारण अगले कुछ सालों तक इसको अंडरग्राउंड हो जाना पड़ा। जी हाँ, इसने परवेज मुशर्रफ पर एक सुसाइड अटैक करवाया और किस्मत से परवेज मुशर्रफ बाल बाल बच के निकल गया। लेकिन जब इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी पाकिस्तान की, उन्होंने पता लगाया तो उसमें सीधा हाथ
इलियास कश्मीरी का निकला और इसके बाद इसको 2004 में पकड़ा गया। ये छुपा हुआ था कहीं, इसको पकड़ निकाला और इसको अच्छी खासी सी खिदमत हुई जेल में। तब तक ये पाक फौज से नाता तोड़कर कंप्लीटली एक जिहादी टेररिस्ट बन चुका था और मुल्ला मौलवी तो इसे मौलाना इलियास कश्मीरी ही कहते थे, ये इतना ज्यादा जिहादी मानसिकता का था। लेकिन इसकी वो खिदमत हुई जेल में और इस पर ऐसी कड़ी निगरानी रखी गई कि अगले कुछ सालों तक ये बिल्कुल छुपा रहा। भारत के खिलाफ इसकी गतिविधियां जारी रहीं, लेकिन इसने पाकिस्तान के खिलाफ या मुशर्रफ के खिलाफ कुछ करने का कभी सोचा नहीं अगले कुछ सालों तक। लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी मौलवी मौलाना ये सारे के सारे कट्टरपंथी काफी ठगा हुआ छला हुआ महसूस कर रहे थे। इनमें एक असंतोष का भाव बढ़ रहा था। इनको ऐसा लग रहा था कि हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि दुनिया में इस्लाम नहीं फैल रहा है। इनको ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने इनको दबा दिया है, मुशर्रफ उनका पिट्ठू बन गया है। तो ये जो एक असंतोष की भावना थी, क्योंकि अतिवाद इनमें बहुत ज्यादा गहरा था और इसको खुद पाकिस्तान ने और कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी एक समय इसके बीज बोए थे, इसको बढ़ाया था, इसको पोषित पल्लवित किया था। तो 2007 में वो घड़ी आई कि जब ये बारूद जो जमा हुआ था संतोष का, ये फटा। हुआ यूं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मस्जिद है जिसे कहते हैं लाल मस्जिद। लाल मस्जिद में दो भाई मुल्ला थे, एक का नाम था अब्दुल अजीज, एक का नाम था अब्दुल राशिद। ये दोनों खुलकर मुशर्रफ की निंदा करने लगे, उसकी बुराई करने लगे, उसका विरोध करने लगे। ये जो मस्जिद है ये इस्लामिक कट्टरपंथियों की एक बड़ी थिंक टैंक बन गई, ये आतंकवादियों का भी अड्डा बन गई। यहाँ से बड़े बड़े आतंकवादी हमलों की योजनाएं बनने लगी और ऐसा ही एक बम ब्लास्ट हुआ था 2005 में लंदन में, उसके पीछे भी इसके कुछ तार जुड़े। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान की कुछ जांच एजेंसी यहाँ जब आई तो वहां बहुत सारी छात्राओं को आगे कर दिया गया और घुसने से रोक दिया गया। तो इसके चलते फिर बाद में अथॉरिटीज ने माफी मांगी, उन पर दबाव बना अंदर से भी। इसी मस्जिद के जस्ट बगल में एक सबसे बड़ा दुनिया का इस्लामी छात्राओं का स्टडी सेंटर है, इस्लामी स्टडी सेंटर। तो ये लोग अक्सर ऐसा करते थे कि इन्हीं छात्राओं को आगे कर देते थे जब भी जांच एजेंसीज आती थी। और जब एक बार इन मुल्लाओं ने देखा कि सरकार थोड़ी दबाव में आ गई है, उसने थोड़ी माफी का रुख अख्तियार किया है, तो इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। इन्होंने सरकारी जो अफसर थे उन पर हमले भी शुरू करवा दिए। तो कुल मिला के मुल्ला मौलवी ये चाहते थे कि पाकिस्तान में शरीयत लागू हो जाए। शरीयत यानी इस्लामी कानून। और इस्लामी कानून कैसे लागू हो सकता है? जो पाक फौज के लोग हैं वो उतने उस तरीके से रह ही नहीं सकते। आप देखिए जो जिसने पाकिस्तान बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना, पहला कायदे आजम, वो खुद ही 5 वक्त का नमाजी नहीं था, सुअर का मांस खाता था, शराब पीता था। तो ये सब एक छलावा है पाकिस्तानी आर्मी का। वहां के जितने भी सीनियर पाक आर्मी के अधिकारी हैं सब अय्याश हैं और उनको कोई लेना देना खास है नहीं, बस वो एक चूरण चटाते रहते हैं इन सब मौलवियों के जरिए। तो उस समय मौलवी ये समझ गए थे कि यार ये इस्लाम लागू हो नहीं रहा है। तो मौलवियों ने एकदम खतरनाक, ऐसा पहली बार हुआ पाकिस्तान में कि मौलवी, आज आप देखेंगे मौलवी भी उनके पिट्ठू हैं, पाक जो आर्मी वाले हैं उनके पिट्ठू हैं, क्योंकि उस समय इन्होंने फिर बाद में ऑपरेशन लॉन्च किया था पाक आर्मी ने उस मस्जिद में, और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन साइलेंस। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक मस्जिद पर पाक फौज ने ऑपरेशन किया और वहां दो भाई थे, एक का नाम था अब्दुल अजीज और एक था अब्दुल राशिद, जिनका मैंने नाम आपको बताया। इन दोनों भाइयों में से एक मारा गया था राशिद और एक बुर्का पहन के भाग गया था, बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया था। तो इस तरीके से जब ऑपरेशन लॉन्च किया तो इन्होंने पूरी तरफ से घेरने की कोशिश की, आर्मी को फंसाने की कोशिश की, क्योंकि तैयारी से बैठे थे मुल्ला मौलवी और वहाँ के जितने भी मदरसा के जितने मदरसा छात्र थे उन सब ने बंदूकें ली थामी हुई थी, क्योंकि वो तो अड्डा था आतंकवादियों का। नाम जरूर पाक फौज ने रखा था ऑपरेशन साइलेंस, यानी चुपचाप इसको निपटाना। दोस्तों भारत में एक ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, ब्लैक थंडर, जिसे इंडियन आर्मी ने और इंटेलिजेंस ने, उसमें खुद अजीत डोभाल इन्वॉल्व थे, उनको कीर्ति चक्र भी उस ऑपरेशन के कारण मिला था। वो एक्चुअली ब्लैक थंडर में ऐसा साइलेंस मेंटेन रहा था कि
कानों कान भनक नहीं लगी थी और पूरे खालिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया था और कुछ लोग अजीत डोभाल के कारण डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिए थे। तो लेकिन ये जो पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ था, इसमें साइलेंस मेंटेन नहीं रह पाया। जब ये खबर फैली कि मुल्ला मौलवियों पर पाक फौज ने इस तरह से आक्रमण किया, उनको एक को मार दिया, तो फिर ये जो जितने भी इलियास कश्मीरी जैसे लोग खामोश बैठे थे, उनको फिर और एक्सट्रीमिस्ट का सपोर्ट मिला, अलकायदा का भी सपोर्ट मिला और ये लोग फिर से एक्टिव हो गए। फिर इन्होंने ये ठान लिया कि अब तो हमें जिहाद करना है और इसमें बहुत सारे आईएसआई के लोग, पाक फौज के रिटायर्ड लोग, ये सब मिलके, जो कट्टरपंथी विचारधारा के थे, ये सब मिलके पाक फौज के खिलाफ हो गए। और यहां से शुरू होता है फिर इलियास कश्मीरी का अगला रौद्र रूप, यानी वो फिर से हर हद पार कर जाने के लिए एक्टिव हो गया। अब लेकिन इस बार इसने अपना ठिकाना चेंज किया। आप याद करिए, इसने शुरुआत अपनी की थी अफगानिस्तान क्षेत्र से, तो ये वजीरिस्तान करके एक जगह है, वहां चला गया। वजीरिस्तान में इसने अपना सेंटर बना लिया जो अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है, और वहां से इसने अपना सेफ ठिकाना चुन के वहां से अपनी गतिविधियां शुरू की। और अब इसने जो वैसे तो ये मुशर्रफ पर हमला करवा ही चुका था, लेकिन अब इसने क्या किया कि आईएसआई के मुख्यालय पर ही बड़ा हमला करवा दिया। ठीक है, पाक फौज के मुख्यालय पर, इस्लामाबाद पर हमले कर बड़े बड़े अटैक्स करवा दिए। और यही नहीं, इसने एक एसएसजी, जिससे ये खुद ट्रेनिंग पाया था, यानी पाक फौज का एक टॉप लेवल की जो बटालियन ग्रुप होता है एसएसजी, उसका जो एक सीनियर रिटायर्ड अधिकारी था, जनरल फैजल अलवी, उसकी हत्या ही करवा दी इस्लामाबाद में। यानी इस तरीके से इलियास कश्मीरी पाकिस्तान के लिए बड़ा सरदर्द बन गया, जिसे पाकिस्तान ने पाला पोसा, उसको ट्रेनिंग दी, उसके जरिए भारत पर आक्रमण करवाए। ये लोग अलकायदा से मिल गए और इसने अलकायदा में अपनी एक अलग ब्रिगेड बनाई, 313। ये भी एक इस्लामिक नंबर है। नंबर तो कोई इस्लामिक नहीं है, लेकिन ये जो नंबर है ये इस्लाम में खास महत्व रखता है। 313 ये इसलिए महत्व रखता है क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने एक पहली जो लड़ाई लड़ी थी, वो थी जंगे बद्र की लड़ाई। वहां से ये लोग 313 थे, मोहम्मद के जो साथी थे 313 थे, और इन्होंने अपने विरोधी कुरैश करके एक कबीला था, वहां के लगभग 1000-1500 लोगों को शिकस्त दी थी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 313 नंबर। और ये कितना जिहादी विचारधारा का होगा कि इसने अपनी ब्रिगेड का नाम भी 313 ही रखा था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब इलियास कश्मीरी पाकिस्तान के अंदर धमाके कर रहा था तो वो बाहर नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक साथ हर जगह अटैक करवा रहा था। इंडिया में भी चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका, हर जगह टारगेट कर रहा है। और इसने क्या किया कि इसने कुछ चाइनीज जो मसाज पार्लर थे पाकिस्तान में, वहां के लोगों को भी किडनैप करवा लिया इसके लोगों ने। तो इससे पूरी दुनिया, यानी इसको अमेरिका ने टॉप आतंकियों में रखा है इसने। ये अलकायदा, इन सब ओसामा को मिला के चौथे नंबर पे आ रहा था, और सीएनएन ने तो इसको दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी इस धरती का बता दिया था। तो इलियास कश्मीरी एक समय ऐसा हो गया था कि जहां भी जो भी आतंकी घटना हो रही थी, उसके तार इससे जुड़ ही रहे थे, क्योंकि इसका दिमाग भी ही ऐसा था। ये ओसामा बिन लादेन का भी फेवरेट इंसान था, यानी कई रिपोर्ट्स ने तो यहां तक कहा है कि ओसामा का ये उत्तराधिकारी भी बन सकता था। तो मित्रों, आगे ऐसा हुआ कि इंडिया में इसने सबसे खतरनाक जो अटैक किया, वो पैरेलल इसने 2008 में किया, 26/11। तो इसके नेटवर्क बहुत जबरदस्त थे। तो एक दाऊद गिलानी, असली नाम था डेविड कॉलेमन हेडली, जो अमेरिकी मूल का था, शिकागो में रहता था, वो भी इसी से दिशा निर्देश ले रहा था। और वह पहले आया मुंबई, उसने पूरी रेकी की, पूरा एड्रेस देखा, होटल्स में गया, कहाँ अटैक करने आएंगे आतंकवादी बाद में, उनको पूरी डिटेल्स भेजी। यही उसका हैंडलर था इलियास कश्मीरी। और फिर जब हेडली वापस आया और आतंकवादी आए, तो उन्होंने भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, इसमें कई जानें गई। और तब भारत ने इस पर बहुत पैनी नजर रखनी, वैसे तो पहले से ही रख रहे थे,
लेकिन इस बार पानी हद से ऊपर चला गया था, और इस बार इसलिए भी चीजें बदल गई थी क्योंकि अब अमेरिका के लिए भी ये परेशानी का सबब था। क्योंकि स्वाभाविक है, जो अमेरिका पहले इस सब चीजों को गंभीरता से नहीं लेता था, वह अब ये समझ गया था कि जैसे हिंदू काफिर हैं इन सब के लिए, वैसे अमेरिकन भी काफिर हैं। यानी इलियास कश्मीरी जैसे लोगों के लिए सभी एक दुश्मन है और ये सबके लिए खतरा है। तो सीआईए भी इस पर नजर रखी हुई थी। चाइना भी इन लोगों को पसंद नहीं कर रहा था, चाइना ने प्रेशर बना दिया था पाकिस्तान पे, तो आईएसआई भी अब इसको निपटाने के चक्कर में थी। तो कुल मिला के पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, भारत सब इस पर नजर रखे हुए थे। अब हुआ यूं, हम जानते हैं कि सीआईए इस सब मामले में बहुत आगे हैं, उनकी तकनीक और उनका तरीका बहुत प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल हमारी एजेंसीज का भी है। लेकिन हुआ यूं कि जो हेडली था, अब इन लोगों ने क्या किया कि एक डेनमार्क का एक डेनिश अखबार था, उसने प्रॉफेट मोहम्मद की कुछ कार्टून छापे थे। इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि जिस तरीके से ये गला काटते हैं जिहादी तरीके से, वैसे ही उस अखबार में हमला करेंगे, सबको गोली मारेंगे, उनके गले काट के और उसका प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हुआ यूं कि सीआईए नजर रखी थी हेडली पर। हेडली जो यहाँ सफलतापूर्वक अपना काम कर गया था, अमेरिका में जब वो रेकी कर रहा था उसको धर लिया अमेरिकन एजेंसीज ने। उसको जब धरा तो फिर उसने जो खुलासे किए उसमें ये पता चला कि जो व्यक्ति यहाँ से ऑपरेट कर रहा था, आतंकवादियों को मुंबई में दिशा निर्देश दे रहा था, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स आज भी मौजूद हैं, वो कोई और नहीं था, इलियास कश्मीरी ही था। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि इलियास कश्मीरी ने अमेरिका का ध्यान भटकाने और पाकिस्तान की आईएसआई को खुश करने के लिए मुंबई अटैक करवाया था। लेकिन ये कुछ काम नहीं आया, क्योंकि इससे जुड़े लोगों ने एक क्रिश्चियन पत्रकार की हत्या करवाई जिसका नाम था डैनियल पर्ल, जो एक दुनिया में बड़ा मुद्दा बना। एक और कांड हुआ, एक पाकिस्तानी पत्रकार थे सलीम शहजाद, जो पाकिस्तानी ही नहीं विदेशी न्यूज एजेंसीज के लिए भी काम करते थे। उन्होंने न केवल ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू लिया, अल जवाहिरी का इंटरव्यू लिया, साथ ही साथ इस इलियास कश्मीरी का भी इंटरव्यू लिया, और उसने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान और अलकायदा, आईएसआई, इन सब की साठ गांठ को वो एक्सपोज कर रहा था सलीम शहजाद। तो खुद आईएसआई ने उसको धमकी दी कि ये सब बंद कर दो। और ये हुआ इलियास का जब उसने इंटरव्यू लिया, और उसके बाद जब इंटरव्यू छपा तो उसमें कई ऐसी बातों का खुलासा हुआ कि जो जिससे पाकिस्तान ही दबाव में आ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि आईएसआई ने धमकी दी कई बार सलीम शहजाद को कि अपनी रिपोर्टिंग बंद करो। वे नहीं माने, वे एक सच्चे पत्रकार थे, उन्होंने अपना काम जारी रखा और उन्होंने कोशिश भी की कि वे जल्दी से पाकिस्तान के बाहर निकल जाएं। उन्होंने अपनी जो बाहरी टीम थी पाकिस्तान के बाहर, उनको ये बताया कि उनकी जान खतरे में है, क्योंकि वो फॉरेन मीडिया के भी टच में थे। तो उन्होंने कोशिश की वो निकल जाए, लेकिन उन्होंने बताया था कि मैं कभी भी मारा जा सकता हूं, लेकिन उन्हें मार दिया गया। और उन्हें मारे जाने के बाद भी इलियास कश्मीरी जो था वो पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना रहा। दूसरी तरफ अमेरिका की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर था अलकायदा, क्योंकि इसी की भूमिका अहम थी 9/11 अटैक में। और चूंकि इलियास कश्मीरी अलकायदा का बड़ा एसेट बन चुका था, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को स्पष्ट किया कि अलकायदा को साफ करे और इलियास कश्मीरी को भी पकड़ने में मदद करे। अब पाकिस्तान के लिए तो कश्मीरी वैसे ही सरदर्द बना हुआ था, तो इसलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ही इसके पीछे लग गई। आईएसआई की मदद से अमेरिका ने इस पर कई बार ड्रोन अटैक करवाए और ये 3-4 बार बचा। एक बार तो ये यूरिन करने के लिए बाहर गया था, इसलिए बच गया, बाकी पूरे लोग उस जो एक घर था खंडरनुमा, उसमें जितने लोग थे सब मारे गए। और ये न्यूज भी फैल गई थी कि ये मारा गया है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसने एक इंटरव्यू दिया जिससे मालूम चला कि ये जिंदा है। इस पर अमेरिका ने $5 बिलियन का इनाम रख दिया था। अब हुआ यूं कि 2011 मई में अमेरिका ने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। दोस्तों, इसके बारे में एक बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं, जो मैं नहीं कर रहा हूं, द स्पाई क्रॉनिकल में। ये बुक है द स्पाई क्रॉनिकल,
इसे एएस धूलत जो रॉ के चीफ थे, इंडिया की जो टॉप खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके चीफ थे, और जनरल असद दुर्रानी जो आईएसआई के चीफ थे। इन दोनों चीफ्स ने, ये पहली बार हुआ है दो दुश्मन देश माने जाने वाले इनके दो चीफ मिलकर कोई बुक लिख रहे हैं। और इस बुक में जनरल असद दुर्रानी ने एक खुलासा किया है कि हमें जो लगता है कि अमेरिका ने अचानक घुस के लादेन को पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। आईएसआई ने भी इनपुट्स दिए थे, और आप चौंकेंगे कि भाई आईएसआई डायरेक्ट क्यों नहीं लादेन को पकड़ सकती थी। लेकिन आप सोचिए, जो मुल्ला वर्ग खफा है पाकिस्तान से, जिसे इस्लाम की चूरन चटाई गई है, अगर उसे ये अलग से मालूम चल जाए कि अब लादेन को भी आईएसआई ने, पाकिस्तानी फौज ने, सरकार ने मार गिराया, तो उसका क्या असर होगा। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि जनरल असद दुर्रानी ने जो खुलासा किया वो सही है, और मई 2011 में ओसामा बिन लादेन मारा गया, और इसके ठीक एक महीने बाद ये जो इलियास कश्मीरी था ये भी मारा गया। फिर से ड्रोन अटैक किया गया। ये अपने किसी एक खुफिया ठिकाने पर बैठा हुआ था। ये ठिकाने लगातार बदल रहा था, क्योंकि ये समझ गया था कि इसके खिलाफ सारे पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वह भारत की एजेंसी हो, पाकिस्तानी एजेंसी हो, अमेरिका की एजेंसी हो, सारे के सारे मिलकर इसके पीछे पड़े हुए हैं। और इसलिए ये कोई ऐसी गलती नहीं करना चाह रहा था कि ये फंसे। लेकिन जब पूरी शक्तियां इसके पीछे लग गई, ये कब तक बचता, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती। और आखिरकार वो दिन आया 4 जून 2011, जब 7-8 लोग इसके साथ थे। ये लोग एक खंडरनुमा घर में बैठे हुए थे, फिर से वजीरिस्तान में, और तब एक ड्रोन आया। ये एक अमेरिकी ड्रोन था। इससे 2-2 के सेट में 4 मिसाइलें दागी, और इसके बाद उस मकान के परखच्चे उड़ गए। और इस बार ये कंफर्म हुआ कि इलियास कश्मीरी मारा जा चुका है। हालांकि वो शवों के तो चीथड़े उड़ गए थे, लेकिन कुछ आतंकवादी संगठन थे जिन्होंने ये घोषणा की कि हाँ, उनके जो अमीर हैं, अमीर यानी वरिष्ठ व्यक्ति, वो मारे गए हैं। अमेरिका की लिस्ट से भी इसका नाम हट गया, और इस तरह आतंक का पर्याय बन चुका एक नापाक किस्म का व्यक्ति, जिसने हमारे एक जवान की गर्दन काटी थी, वो कुत्ते की मौत मारा गया। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।